स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों। आज हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं ये क्लास 12 का फाइन आर्ट्स का है और उसमें जो चैप्टर 8 जिसमें हम भारत की जीवन कला परंपरा इसका हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में विभिन्न पारंपरिक कलाएं हैं जो गांव, शहर, रेगिस्तान, पहाड़ तक फैली हैं। ये कलाएं आज भी जनमानस द्वारा अपनाई जा रही हैं। अब तक हमने कला का अध्ययन समय के सापेक्ष किया है। कला की अवधि का नामकरण किसी स्थान या राजवंशों के नाम पर किया है जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों पर कई वर्षों तक शासन किया। परंतु आम लोगों का क्या वे रचनात्मक नहीं थे? क्या उनके आसपास कोई कला मौजूद नहीं थी? राज दरबार या कला संरक्षकों के पास कलाकार कहाँ से आते थे? शहरों में आने से पहले वे कहाँ कार्य करते थे? या अभी भी वे अज्ञात कलाकार कौन हैं जो दूर रेगिस्तान, पहाड़, गांव और ग्रामीण क्षेत्र में हस्तशिल्प बना रहे हैं, जिन्होंने कभी भी कला विद्यालय अथवा डिजाइन संस्थान या यहाँ तक कि किसी विद्यालय से औपचारिक शिक्षा भी नहीं ली। भारत में हमेशा स्वदेशी, जिसको हम देशज या स्थानीय ज्ञान का भंडार कहते हैं, हो रहा है। जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक हस्तांतरण होता रहा है। प्रत्येक पीढ़ी में कलाकारों ने उपलब्ध सामग्री और तकनीक से सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों का निर्माण किया है। असंख्य विद्वानों ने इन कला रूपों को लघु कला, उपयोगिता कला, लोक कला, जनजातीय कला, जनसाधारण कला, संस्कार कला, शिल्प और इसी तरह के कई नाम दिए। हम जानते हैं कि ये कला अति प्राचीन काल स्मरणातीत के अस्तित्व में है। पूर्व ऐतिहासिक काल के भित्ति चित्र और सिंधु काल के मिट्टी के अस्तित्व में है। पूर्व ऐतिहासिक काल के भित्ति चित्र और सिंधु काल के मिट्टी के बर्तनों, टेराकोटा, कांस्य, हाथी दांत की कलाकृतियों के उत्कृष्ट उदाहरण हम देख सकते हैं। प्रारंभिक इतिहास और उसके बाद के समय के दौरान हमें हर जगह कलाकारों के समुदाय के संदर्भ निशान मिलते हैं। उन्होंने बर्तन और कपड़े, आभूषण और अनुष्ठान या मन्नत की मूर्तियों का सृजन किया। उन्होंने अपनी दीवारों और फर्श को सजाया और कई कलात्मक कार्य अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए किए। इसके साथ ही स्थानीय बाजारों में अपने कलाकृतियों की आपूर्ति भी की। उनकी रचनाओं में स्वाभाविक प्राकृतिक सौंदर्य बोध की अभिव्यक्ति है। इसमें प्रतीकात्मकता, रूपांकन का विशेष उपयोग, सामग्रियों रंग बनाने की विधियों का विशिष्ट उपयोग लोक कला के निर्माण में किया जाता है। लोक कला और शिल्प के बीच एक पतली रेखा है। इन दोनों में रचनात्मकता, अंतःप्रेरणा, आवश्यकताएं और सौंदर्य बोध सम्मिलित है। आज भी कई क्षेत्रों में हमें ऐसी कलाकृतियां देखने को मिलती हैं। 19वीं और 20वीं शताब्दी में भारत और पश्चिम में एक नया परिप्रेक्ष्य आधुनिक कलाकारों के मध्य उत्पन्न हुआ, जब उन्होंने अपनी रचनात्मक गतिविधियों के लिए अपने आसपास की लोक कला, पारंपरिक कला को प्रेरणा के स्रोत के रूप में स्वीकार किया। भारत में स्वतंत्रता के बाद हस्तकला उद्योग का पुनरुद्धार हुआ। यह क्षेत्र व्यवसायिक उत्पादन के लिए भी संगठित हो गया। इस कला ने एक विशिष्ट पहचान भी प्राप्त की। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के गठन के साथ उनमें से प्रत्येक ने अपने संबंधित राज्य के विक्रय केंद्र
इसे एम्पोरिया कहते हैं। मैं अपनी विभिन्न